हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएसबी गोयल साहब की बुक में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। कैसे सारे लोग? आई होप आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और इस लॉकडाउन में इम्प्रूवमेंट पर सबसे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। ठीक है, और याद रखिए जो सीरीज़ मैं ला रहा हूँ करंट अफेयर्स की, तो ये सीरीज़ आपकी प्री एज वेल एज मेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मेंस में क्या होता है, आपको आंसर राइटिंग करनी होती है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या, आंसर राइटिंग के लिए आपका पास डेटा होना चाहिए। मतलब जो भी टॉपिक है उसके रिगार्डिंग आपके पास डेटा है। तो इस जो मेरी सीरीज़ है ये करंट अफेयर की, इसमें आपको भरपूर डेटा मिलेगा। ठीक है ना? तो अपने ज़रूरत का डेटा सारे लोग नोट करते जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो आज के कुछ टॉप टॉपिक्स देख लेते हैं। यूएनईपी एक्ट्रेस, आपने सुना होगा इनके बारे में, दिया मिर्ज़ा जी का जो गुडविल एम्बेसडर थी, उसके टर्म को और बढ़ा दिया गया। ठीक है, इनको और आगे क्लिप कर दिया गया है। ठीक है, ICAR प्रिपेयर्ड फिशरीज गाइडलाइन टू बिकम अ पार्ट ऑफ FAO। ठीक है, क्या है क्या नहीं आगे देखेंगे। ठीक है, ये कुछ टॉप टॉपिक्स हैं। इंडिया रशिया साइन MOU ऑन कोकिंग कोल। कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर एक दूसरे की प्रॉब्लम समझी गई है, इसलिए थोड़ा सा सिग्नेचर कर दिया गया है और आपसी संबंधी हो गई है, आपसी रजामंदी भी हो गई कि आगे इंडिया को बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे बेनिफिट्स लेने हैं रशिया से, इसलिए इसके लिए थोड़ा सा साइन कर लिया। आगे देखेंगे क्या है क्या नहीं। द ऑर्डिनेंस पास्ड बाय यूपी गवर्नमेंट टू सस्पेंड लेबर लॉ। ठीक है, इंडियन साइंटिस्ट डेवलप अ एनर्जी इफिशिएंट फोटो डिटेक्टर फॉर अ सिक्योरिटी एप्लीकेशंस। 8 मई से 9 मई के बीच क्या होता है देखते हैं। टाइम ऑफ रिमेम्बरेंस एंड रिकन्सिलिएशन रिकन्सिलिएशन फॉर दोज हु लॉस्ट देयर लाइफ ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार। मतलब कहने की बात क्या है कि उनको याद किया जाता है ना, उन सारे लोगों को जिन्होंने, मतलब जो विक्टिम भी थे, है ना, और जो जो पीड़ित थे और जिनकी मृत्यु हो गई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम, तो उनको मई 8 से लेके मई 9 के बीच में उनको याद किया जाता है। एक शोक सभा वगैरह वहाँ पर रखी जाती है। ठीक है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस फ्रंट इन न्यूज़ फ्रिक्वेंटली। सच बात है, अभी आपको सुनने में आ रहा होगा व्हाट इज रेजिस्टेंस फ्रंट, द RF, है ना, TRF ऐसे सुन के आ रहा होगा। TRF ने ये किया है कि ये किया है, TRF ने। आज इसकी केस स्टडी भी इसमें शामिल है। ठीक है, 8 मई वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। क्या है ये थैलेसीमिया? नाम में ही थोड़ा सा छुपा है, एनीमिया वगैरह, बाकी इसको आगे कवर करेंगे। इसमें होता क्या है, किस चीज़ का प्रोडक्शन लो हो जाता है, ठीक है, आगे कवर करेंगे। एंड सेफ फर्स्ट एंटी माइक्रोबियल एंड वॉशेबल मास्क फेस फेस मास्क किसके द्वारा बनाया गया, उसको भी आगे हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, आइए तो एक पेपर और पेन लेके बैठिए, जिससे क्या हो कि जो भी ज़रूरी टॉपिक हो, साथ ही साथ याद रखिएगा आपको मेंस के लिए भी तैयारी करनी है ना। ऐसा कुछ नहीं होता कि आप प्री की तैयारी अलग करें, मेंस की तैयारी अलग करें, दोनों तैयारियां आप एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। तो इफ़ आई टॉक अबाउट माई एक्सपीरियंस, माई सेल्फ प्रांजय गोयल, बैचलर ऑफ साइंस इन बायोटेक, मास्टर ऑफ साइंस इन फूड टेक, 2 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस। ठीक है, आइए तो अब मैंने अन अकेडमी पर भी पढ़ाया, और अगर मैं वहाँ पे अपनी रेटिंग की बात करूँ, एवरेज रेटिंग मेरी 96% रही है। और जो टॉप एजुकेटर रहे वहाँ पर, उनमें से आप जानते हो वहाँ पर हज़ारों एजुकेटर हैं, तो उनमें से 62 रैंक मेरी भी थी। ठीक है, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। बेस्ट सेक्शन, बेस्ट कमेंट, यू कैन डू इट। मुझे नाम नहीं पता आपका, बट आपके क्वेश्चन, जो आपका क्वेश्चन सिलेक्शन है, वो आपका ऑलवेज बेस्ट है, द 10 out of 10 स्टार स्टूडेंट। और जो भी आज भी जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है, वो ज़रूर कमेंट ज़रूर करे। ठीक है ना, और यू कैन डू इट के ये जो कमेंट हैं, इनको जाके देखें प्रीवियस वीडियो को, उसमें आपके इनके कमेंट मिलेंगे। मतलब एक वीडियो से, जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ, उससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, और जो आप कमेंट करेंगे तो क्या होगा, आपका क्वेश्चन मेकिंग, जो आपका सेंस है वो इम्प्रूव होगा। और जिस दिन ये इम्प्रूव हो गया, उस दिन आपको पढ़ने में और क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि जो भी आप टॉपिक पढ़ेंगे ना, आपको पता होगा कि इससे कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। चिताक्षी दवे, थैंक यू सर फॉर एक्सट्रीमली यूजफुल वीडियो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, नाइस वीडियो एंड मोर इन्फॉर्मेटिव, थैंक यू सो मच। जो भी अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, वो जरूर कमेंट जरूर करें। ठीक है ना, ये कमेंट नहीं कि सर वेरी नाइस वीडियो, नहीं, ये कमेंट नहीं चाहिए। कमेंट क्या चाहिए कि आप जो भी टॉपिक पढ़ें, मैं नहीं कह रहा कि जितने भी टॉपिक मैं पढ़ाऊँ सबके क्वेश्चन, अगर आप एक टॉपिक ही भी देख रहे हैं ना, तो उसका भी आप कमेंट जरूर करिए कि सर इस टॉपिक से ये क्वेश्चन बने। ठीक है, आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। यूएनईपी एक्ट्रेस दिया मिर्जाज टर्म एज गुडविल एम्बेसडर एक्सटेंडेड। क्या है ये देखते हैं। ऑन 7 में
2020 द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम एक्सटेंडेड अ टर्म ऑफ एक्ट्रेस दिया मिर्जा एज अ गुडविल एम्बेसडर ऑफ इंडिया टिल 2022। मतलब 2022 के लिए भी इनको ये तो थी, अब साथ में ये इनका 2 साल का टर्म और एक्सटेंड कर दिया, मतलब इनको आगे एक्सटेंड कर दिया, किसी और को नहीं लाया गया। आपको पता होना चाहिए था गुडविल एम्बेसडर दिया मिर्जा थी, हैं भी अभी, क्योंकि उनका एक्सटेंड कर दिया गया था। द एक्ट्रेस इज ऑल्सो द एक्ट्रेस इज ऑल्सो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल एडवोकेट। ठीक है, अबाउट गुडविल एम्बेसडर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। द गुडविल एम्बेसडर इन जनरल अ पर्सन हु सपोर्ट द ग्लोबल इशू, जो भी ग्लोबल इशू उनको सपोर्ट करता है, ठीक है ना, और हर तरीके से अपील भी करता है कि यहाँ पर इस तरीके से आपको ये इंप्रूवमेंट करना चाहिए। द यूनाइटेड नेशन अपॉइंट गुडविल एम्बेसडर फॉर इट्स मिशंस, FAO, UNDP, मतलब ये कुछ मिशन है, WHO, एंड वुमेन, UN हैबिटेट, OHCR, ये सारे इनके लिए वो गुडविल, समझ गए कि गुडविल एम्बेसडर हायर करते हैं एक तरीके से, है ना, उनको एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी देते कि आपको इस तरीके से ये मदद करनी है और जो भी प्रॉब्लम है उनको उसको हम तक लेके आना। अब अगर बात कर लें द प्रोग्राम, यूनिसेफ हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एम्बेसडर्स, कितना, 300। ठीक है, पेमेंट की बात कर लेते हैं यार, सर इन लोगों को तो करोड़ों अरबों रुपए मिलता होगा, आइए देख लेते हैं। द गुडविल एम्बेसडर आर नॉट पेड अंडर द UNEP, इनको UNEP के अंडर पेमेंट नहीं मिलती है। हाउएवर, फिर भी दे विल बी प्रोवाइडेड विद अ सिंबलिक पेमेंट। अब ऐसा तो नहीं है कि उनकी तरफ से पेमेंट ना मिले, पेमेंट मिलती है, कितनी, 1 USD पर ईयर, $1 हर साल, मतलब 2 साल के लिए अगर वो हैं तो उनको सिर्फ $2 ट्रांसफ़र किए जाएंगे। बट सबसे अच्छी चीज़ उनके पास क्या है, दे विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड विद अ ट्रैवल अलाउंस, और उनको सबसे अच्छी चीज़ जो क्या मिलती है, जिसका उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, वो है ट्रैवल अलाउंस। तो हर जगह वो जाके अपना जो भी प्रॉब्लम है उसको देख सकती हैं, है ना, एनवायरनमेंट से रिलेटेड जैसी भी प्रॉब्लम है तो उसको जाके फिर सजेस्ट भी कर सकती है। तो उनको सबसे अच्छा जो बेनिफिट मिलता है ट्रैवल अलाउंस। ठीक है, रोल ऑफ गुडविल एम्बेसडर, नाम से अभी तक समझ में आ गया होगा इनका क्या रोल रहता है। गुडविल एम्बेसडर ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन विल रेज फंड, engage in public advocacy like creating awareness। सच बात है, अगर आप दिया मिर्ज़ा की और भी वीडियोस होंगी, कई बार मैंने इनको DD नेशनल के कई सारे प्रोग्राम में देखा है, और भी बहुत सारे प्रोग्राम में देखा जहाँ ये लोगों को अवेयर करती हैं, ठीक है ना, बड़े बड़े कॉलेजेस में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाके कि हाँ इस तरीके से ऐसा होना चाहिए, अच्छा ये चीज़ ये, तो इस तरीके से अच्छा काम है ये। देयर टर्म ऑफ सर्विस फॉर 2 ईयर, आपको पता है कि 2 साल की सर्विस होती है इनकी, और 2 साल की एक्सटेंड और कर दी गई है। अभी 2 साल का तो इनका ख़त्म होने वाला था, बट अभी कोविड-19 के तहत इनकी जो एक्सटेंड है 2 साल की सर्विस को और एक्सटेंड कर दिया गया। ठीक है, दिया मिर्ज़ा का कंट्रीब्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं। दिया मिर्ज़ा कंट्रीब्यूशन, दिया मिर्ज़ा है टेकन अ एक्टिव पार्ट इन कैंपेन बीट द पॉल्यूशन, इसमें इन्होंने बहुत एक्टिवली वर्क किया है। शी हैड ऑल्सो मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेशन। ठीक है, सर्कुलर फैशन एंड अदर UNEP कैंपेन, मतलब ज़्यादातर जितने भी कैंपेन होते हैं जहाँ पर लोगों को अवेयर करने की बात आती है, तो दिया मिर्ज़ा जो है वो सबसे पहले उनका कंट्रीब्यूशन रहता है। ठीक है, अंडर बी द पॉल्यूशन कैंपेन इंडिया वर्क टू बिकम अ कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम सिंगल प्लास्टिक बाई 2022। तो कहने की बात क्या है, तो इनका मेन तरीके से कि एम भी क्या है कि इस तरीके से लोगों को अवेयर करना, इस तरीके से कैंपेन चलाना कि आने वाले टाइम में 2022 तक इंडिया को सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन कर देना, मतलब पूरी तरीके से फ्री कर देना, मतलब यूज़ ही नहीं करना है। अब जैसे आप लोगों को भी मैं सजेशन दूँ, जब भी आप घर पे ये पॉलीथीन लाते हैं, अब मैंने अपने अंदर बदलाव लाया है। कैसे कि एक जो पॉलीथीन लेके आता हूँ उसको फेंकता नहीं हूँ, उसको लेके आया, जब उससे सामान जो था निकाला, उसको सेफली रख दिया, फिर बाहर गया उस पॉलीथीन को ले गया, सामान फिर उसमें ले आया। तो ये चीज़ से थोड़ा सा क्या होगा कि उस बार की पॉलीथीन आपकी बच जाएगी। पॉल्यूशन आप भी कंट्रोल कर सकते हैं, आपका भी योगदान हो सकता है आने वाले टाइम में कि आपको भी अच्छा लगे कि हाँ मैंने इसमें योगदान दिया था। ICAR प्रिपेयर फिशरीज गाइडलाइन टू बिकम अ पार्ट ऑफ FAO। ठीक है, तो कहीं ना कहीं गाइडलाइन क्यों इशू की गई, क्या इशू किया गया, क्योंकि देखिए फिशरीज बहुत ही ज़रूरी है, जो कोस्टल एरियाज़ हैं उनके लिए फिशरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कोविड-19 के चलते सारी चीज़ें बैन हो गई, तो इसलिए सारी चीज़ों को अलाउ करने के लिए, है ना, विद रूल एंड रेगुलेशन के साथ ये चीज़ सारी की गई ICAR ने। आइए देख लेते हैं। 7 मई की बात है 2020, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR रिलीज्ड एडवाइजरी to the fishery sector in 12 languages. Apart from Hindi, English, advisory was issued in 10 regional। सिंपल सी बात है, 12 लैंग्वेज में उन्होंने क्या किया, एडवाइजरी जारी की, इस तरीके से ये होना चाहिए। ठीक है, प्लीज नोटेड द एडवाइजरी
वर प्रिपेयर्ड एंड इशूड बाय ICAR एंड CIFRI। क्या है ये? सेंट्रल इनलैंड फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बैरकपुर। ठीक है। इट इंक्लूड रिवर, रिजर्वायर, एस्चुरीज, वेटलैंड, रिजर्वायर। अपार्ट फ्रॉम दीज कैप्चर फिशरीज वर ऑल्सो इंक्लूडिंग, मतलब मछलियाँ पकड़ने का भी इसमें सारा रूल रेगुलेशन है कि किस तरीके से क्या होगा, कौन सा जहाज, कितने जहाज कहाँ पर खड़े होंगे, क्या चीज़ें नहीं, ये सारी चीज़ें। ठीक है। FAO ग्लोबल गाइडलाइन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की क्या गाइडलाइन है, क्या है, देखते हैं। द एडवाइजरी फॉर फिशरी सेक्टर हैव बिकम अ पार्ट ऑफ FAO global guideline. The Food and Agriculture Organization has recommended the advisory prepared by the Council for the region of Asia and its initiative। कहने की बात क्या है कि जो भी एडवाइजरी ICAR ने CIFRI के साथ मिलके जारी की है, तो जो आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, इसने क्या बोला है कि सबको रिकमेंड किया है कि भाई जो इन्होंने एडवाइजरी जारी की है उसको माने। ठीक है। द गाइडलाइन has been made voluntary guideline for securing sustainable small scale fisheries। कहने की बात क्या है, अब इन्होंने इस तरीके से गाइडलाइन भी जारी की, इस तरीके से कि जो स्मॉल स्केल फिशरीज है ना, वो लोग क्या रहे, थोड़ा सा सस्टेनेबल, मतलब समझ रहे कि उनके रहते हुए उनको भी फायदा हो और वहाँ के जो आसपास मार्केट है, फिशरी मार्केट है, उनको भी फायदा हो। ठीक है। क्योंकि हम मान लीजिए उस साइड इतना कोस्टल एरियाज में अगर बात करें तो ज़्यादातर फिश का बिजनेस है। आप सारी चीज़ें आप बैन कर देंगे तो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट ना बिल्कुल मतलब आसमान छू जाएगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने लॉन्च इसीलिए की कि सबको बेनिफिट हो। नीड की बात कर लेते हैं। आपको भी पता होगा, द एडवाइजरी कम एज फिश वर्कर, प्रोसेसर्स, फिशरमैन एंड देयर कम्युनिटीज फेस थ्रेट ऑफ अ पैंडेमिक। सच बात है। लाइवलीहुड एंड वैल्यू चेन, कहने की बात क्या कि चाहे मछली से जुड़ा वर्कर क्यों ना हो, प्रोसेसर क्यों ना हो, फिशरमैन क्यों ना हो, और उनकी कम्युनिटी जो भी मतलब सारी चीज़ें इधर से उधर ट्रांसफ़र करते हैं, उन सबको पैंडेमिक की वजह से दिक्कत हो रही, महामारी जो कोविड-19 महामारी है इसकी वजह से दिक्कत हो रही, तो इसलिए उन्होंने ये सारी चीज़ें बदलाव की है। ठीक है। हाउ इज़ कोविड-19 अफेक्टिंग फिशरीज सेक्टर? कोविड-19 ने फिशरी सेक्टर को कैसे अफेक्ट किया, आइए देखते हैं। द फिशरी एक्टिविटी हैज़ कम टू हॉल्ट, बिल्कुल रुक गई है, मतलब क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनज़र रखते हुए सारी चीज़ें रोक दी गई हैं। और फिश के मार्केट में आप तो जानते ही, आपने ये एक मुहावरा भी सुना होगा, क्यों मछली बाज़ार बना रखा है, तो इसीलिए सारी चीज़ें हॉल्ट पर हैं। ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ कि बहुत सारी जो आपकी फिशरी सेक्टर है उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। दिस वॉज मेनली बिकॉज ऑफ लेबर शॉर्टेज, सच बात है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ आइस, गियर एंड बेड, मतलब कहने की बात कि बर्फ़, अब एक मछली को स्टोर करने के लिए बर्फ़ चाहिए तो बर्फ़ भी नहीं है, और कहने का मछली पकड़ने के लिए फिशरमैन चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ों की कमी कारण क्या हुआ कि फिशरी सेक्टर को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। एज द मार्केट एंड क्लोजर बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन ऑफ फिश, फार्मर आर नॉट एबल टू सेल देयर हार्वेस्ट। अब जो भी उन्होंने किया है तो उसको सेल करने में भी उनको दिक्कत हो रही है। एक्सपोर्ट स्पाइसेस आर इक्वली अफेक्टेड, अब स्पाइसेस जो हैं उनके एक्सपोर्टेशन में भी दिक्कत आ रही है क्योंकि सारी चीज़ें रुकी हुई हैं ना। द फिशरी सेक्टर ऑल्सो रिसीव अ मेजर बिलो फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फूड सर्विस, स्पेशली द होटल एंड रेस्टोरेंट ऑपरेटिंग इन द टूरिज्म सेक्टर। अब मान लीजिए क्या, मान लीजिए यहाँ की कोई अच्छी फिश का कोई अच्छा मतलब कोई अच्छी वैरायटी है, अब वहाँ के आसपास के लोकल रेस्टोरेंट और होटल में सर्व की जाती है। अब होटल रेस्टोरेंट बंद हैं तो फिर ये फिशरमैन है तो ये मछली पकड़ के करेंगे क्या? ठीक है ना। तो इस वजह से सबको लॉस हो रहा है। सक्सेसफुल मेजर इन इंडिया, टाइम ऑक्शन सिस्टम अडॉप्टेड इन केरला हैड बीन अ ह्यूज हिट। मतलब टाइम ऑक्शन समझे कि सबको एक तरीके से टाइम दे दिया गया है कि आप इतने टाइम पर आके ये तरीके से बोली लगा सकते हैं। ठीक है ना। तो जिससे क्या रहेगा कि सोशल डिस्टेंसिंग में मेंटेन रहेंगे और मछली बाजार जैसी भीड़ भी नहीं लगेगी। लार्ज स्केल मैकेनाइज्ड बोट हैव बीन बैंड इन इंडिया, मतलब बड़ी बड़ी बोट को बैन कर दिया गया है। हाउएवर स्मॉल बीच लैंडिंग बोट आर अलाउड टू हेल्प फूड सिक्योरिटी नीड थ्रू फिशरमैन। अब जैसे छोटी छोटी जो बोट हैं ये इन बोट्स को अलाउ कर दिया गया कि आप जाके मछलियाँ पकड़े बेचें वगैरह, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके। अराउंड 75,000 फिशरमैन आर स्टिल स्टेइंग इन अ सी। अब रहने की बात, कहने की बात क्या कि तकरीबन 75,000 ऐसे फिशरमैन हैं जो अभी भी समुद्र में ही रह रहे हैं, मतलब अपनी नाव पर। ठीक है। दे केप्ट इन अ सी टू एंश्योर देयर सेफ्टी, और वो समुद्र में कहने के बाद अपनी जहाज़ों पे किस लिए रह रहे हैं, अपनी सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए। ठीक है। इन गुजरात, अगर गुजरात की बात करें तो तकरीबन 15,000 ट्रॉलर, मतलब ट्रॉलर्स वो होते हैं जो जो क्या कहते हैं, जो जहाज मछली पकड़ने, जैसे इनको भी ट्रॉलर कह सकते हैं, जो जहाज मछली पकड़ने काम आते हैं उनको। तो क्या है, गुजरात में 15,000 ट्रॉलर हैव बीन एंकर्ड, और समझ गए कि मतलब वो अपना एक नहीं जहाज को रोकने के लिए एक बड़ी सी एंकर टाइप का होता है, उसको डाल के रोक देते हैं, एंकर टू कीप अ फिशरमैन सेफ।
दे सेड दैट अंडर द सी क्वारंटाइन, दे सेड दैट टू बी अंडर, अब उनका ये कहना है कि उनको समुद्र में ही क्वारंटीन कर दिया गया है, ठीक है। आइए अब बात कर लेते हैं इंडिया रशिया टू साइन MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्या हुआ इसमें मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग? कहीं ना कहीं एक दूसरे की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया गया और एक दूसरे की जो क्या कहते हैं कि डिमांड थी उनको फुलफिल करते हुए कि हमें हमें आपकी ज़रूरत है और आपको हमारी ज़रूरत है, क्यों ना दोनों लोग मिलकर एक दूसरे की ज़रूरत पूरी करें। आइए इसी तरीके से देखते हैं क्या है क्या नहीं। 7 मई की अगर बात कर रहे हैं 2020, इंडियन पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान श्री धर्मेंद्र प्रधान and Russian Energy Minister Alexander Novak had a meeting through a video conference. The minister reviewed ongoing project, और जो भी प्रोजेक्ट का सिग्नेचर और जो भी प्रोजेक्ट का साइन हुआ है उसको रिव्यू किया कि इंडिया को किस तरीके से बेनिफिट मिलेंगे और रशिया को किस तरीके से बेनिफिट मिलेगा और हमको किस तरीके से एक दूसरे की हेल्प करनी होगी। प्लीज नोट द मिनिस्टर्स emphasized on the cooperation in cooking sector। जो कोकिंग कोल है उस सेक्टर में थोड़ा सा एम्फसाइज करने की ज़रूरत थी और उस सेक्टर पे ही मद्देनजर रखते हुए ये सारी चीज़ें डील हुई हैं। दे ऑल्सो टॉक अबाउट द साइनिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन कोकिंग कोल, ठीक है। द रशियन मिनिस्टर वेरीफाइड अबाउट द OPEC प्लस एग्रीमेंट दैट वर रिसेंटली साइन, और सारे जितने भी डॉक्यूमेंट वगैरह हैं कि किस तरीके से कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा उन सारी चीज़ों को एग्रीमेंट को मद्देनजर रखते हुए इन सारी चीज़ों के साइन किए गए, ठीक है। अब आपका होमवर्क क्या है, आपको ये बताना है कि सर जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ आपको बताना है कमेंट करके कि कोकिंग कोल क्या होता है, ठीक है, और ये कहाँ से पाया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको जो पिक लगी है अगर आप दिमाग दौड़ा पाएंगे बहुत ज़्यादा तो आप समझ पाएंगे कि कोकिंग कोल क्या है। बाकी अब मैंने पढ़ा है, अगर आपको याद होगा तो आप बता पाएंगे, कमेंट करके बताना है व्हाट इज़ कोकिंग कोल, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ कोकिंग कोल, इंडिया विल रिक्वायर 180 मिलियन टन ऑफ कोकिंग कोल बाई 2030 और 2030 या 2031 तक हमें 180 मिलियन टन कुकिंग कोल की ज़रूरत पड़ सकती है। द कुकिंग कोल इज मेनली यूज्ड टू कैटर टू द स्टील इंडस्ट्री to become because of the national steel policy aim to increase steel production by 300 मिलियन टन बाई 2030। अब रही बात क्या है, जो स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं, एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज़ हैं, मतलब एक तरीके से मेटल की जितनी भी हैं उनको कोकिंग कोल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और उनका टारगेट भी क्या है, जैसे जो स्टील इंडस्ट्री है उनका नेशनल स्टील पॉलिसी एम, जो भी नेशनल स्टील पॉलिसी लॉन्च की गई है उसका एम क्या है कि 2030 तक हम 300 मिलियन टन का प्रोडक्शन कर पाए स्टील में। ऑल्सो इंडिया एम टू मीट 35% ऑफ इट्स कुकिंग कोल डिमांड इंडिजियसली। द कुकिंग कोल रिजर्व इन इंडिया इज अराउंड 27.9 बिलियन, ओहो 27.9 बिलियन टन। सोचो हमारे पास कितना कुकिंग कोल रिजर्व है, 27.9 बिलियन टन, और फिर भी हम 180 मिलियन टन बाहर से इंपोर्ट करना चाह रहे हैं। तो सोच लो आने वाले टाइम में कितनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होने वाली है, ठीक है। आइए बैकग्राउंड ऑफ द जो मीटिंग हुई है दो देशों के बीच में, इंडिया और रशिया के बीच में, इसका कारण क्या था अब आपको पता चलेगा, क्या इसका बेनिफिट है, क्यों दोनों देश आपस में एक दूसरे की सहमति मान गए और क्यों इंडिया भी इस सहमति पर राजी हो गया कि हाँ हम तुम्हारा कुकिंग कोल जो है वो मंगा लेंगे, आपके यहाँ से इम्पोर्ट कर लेंगे, ठीक है। इंडिया इज सीकिंग लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट ऑफ क्रूड ऑयल पॉलिसी फ्रॉम रशिया डाइवर्सिफाई द रिसोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। एक तो ये बेनिफिट हो गया। इंडिया इज ऑल्सो इंटरेस्टेड, अब बात कर लेते हैं क्यों बात मानी। इंडिया इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन गैस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गैस बिजनेस एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज इन रशिया। जो रशिया की पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज है, गैस इंडस्ट्रीज हैं, उनके बिजनेस में इंडिया बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। तो सोच रहा है अभी इनकी छोटी मोटी बात मान लेते, बाद में बड़े फायदे पर हम अपना हाथ मार देंगे। इन ऑर्डर टू अचीव दिस इंडिया हैज़ बीन कंडक्टिंग नेगोशिएशन विद रशिया। अब ये सारी चीज़ों का अगर उसे बेनिफिट लेना है, अगर यहाँ मुझे आज थोड़ा भी लॉस हो रहा है चलता है, नहीं सॉरी जो कुकिंग कोल के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे थोड़ा लॉस हो रहा है चलता है, बट हमको अपने मेन फायदे पर ध्यान देना है, इसलिए इंडिया ने नेगोशिएशन कर लिया। इन ऑर्डर टू अचीव दिस इंडिया हैज़ बीन कंडक्टिंग नेगोशिएशन विद रशिया। द वीडियो कॉन्फ्रेंस दैट वाज हेल्ड बिटवीन द मिनिस्टर वाज बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। जो भी हुआ कि इंटरेस्ट इंडिया का कैसा, और इसीलिए मद्देनजर रखा गया क्योंकि इंडिया का इंटरेस्ट है कि वहाँ का जो गैस इंफ्रास्ट्रक्चर है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज है, उनका कहीं ना कहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट या उनके साथ बिजनेस करने का मेन एम है। अब बात कर लेते हैं जो इंडिया का इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट को लेके और क्या क्या चीज़ें हैं जो इंडिया के इंटरेस्ट हैं रशिया के साथ, ठीक है। अदर इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, इंडिया इंटरेस्टेड टू एक्सप्लोर अ न्यू सी रूट इन द रशिया आर्टिक टू सोर्स क्रूड ऑयल फ्रॉम द रीजन। मतलब कहीं ना कहीं बात ये है कि जो रशिया है
उसके साथ एक नया रीजन शेयर करने का इसका वो है कि जिससे क्या रहेगा, आर्कटिक रीजन से क्रूड ऑयल वगैरह लाने में बेनिफिट रहेगा। ऑल्सो इट इंटेंड टू रिवाइव द वेलादिको वेल्दिवोस्टॉक चेन्नई शिपिंग लाइन सोर्स ऑफ कोकिंग कोल फ्रॉम द रीजन। अब कहीं ना कहीं क्या है कि इंडिया और रशिया का जो मार्ग है, समुद्री मार्ग है, उसको कहीं ना कहीं एक्सप्लोर करने का, रिवाइव करने का, मतलब दोबारा से एक तरीके से एक नई जान डालने का मेन एम है, अदर इंटरेस्ट है रशिया के साथ। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से क्या है, इंडिया ने क्यों आज थोड़ा सा घाटा देखा इतने फ़ायदे के लिए। ठीक है ना, तो आपको इसमें थोड़ा सा आपको अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी यही सोचना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, पर याद रखिए कॉम्प्रोमाइज़ करें पर अब बड़े फ़ायदे को याद रखें। आज आपको हो सकता है लगे कि अरे यार मैं 18 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ, 20 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ, इसकी शादी में नहीं जा पा रहा हूँ, वहाँ घूमने नहीं जा पा रहा हूँ, बट आने वाले टाइम में जो आपका बड़ा वाला बेनिफिट है कि आपके पास IAS PCS होंगे, आपके पास एक बड़ी डिग्री होगी, आपके पास एक बड़ा ओहदा होगा। ठीक है ना, तो याद रखिए कॉम्प्रोमाइज़ को हमेशा याद रखिए, आने वाले टाइम में उसको एक 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 पावर की तरीके से यूज़ करिए कि अरे यार आज मैंने इतना कॉम्प्रोमाइज़ किया इसलिए कि अपने ड्रीम्स को लेकर। ठीक है, फोर्थ पर आते हैं, द ऑर्डिनेंस पास्ड बाय द यूपी गवर्नमेंट टू सस्पेंड लेबर लॉ। क्या हुआ लेबर लॉ में, क्यों लेबर लॉ को सस्पेंड किया गया, किस तरीके से, आइए किस तरीके से ऑर्डिनेंस पास किया गया कि लेबर लॉ को सस्पेंड करना चाहिए। आइए देखते हैं, 7 मई की बात है 2020, द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट पास एन ऑर्डिनेंस टू सस्पेंड लेबर लॉ इन अ स्टेट फॉर 3 ईयर। 3 साल के लिए लेबर लॉ सस्पेंड कर दिया। द ऑर्डिनेंस इज पास टू बूस्ट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड ऑल्सो हेल्प द माइग्रेंट हु हैव रिटर्न बैक टू स्टेट। अब कहने की बात कि अब जितने भी जो वर्कर हैं सब स्टेट, मतलब सारे लोग वापस आ गए अपने घर। अब जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं तो क्या हो, उनमें वो तो ठप पड़ गई। अब गवर्नमेंट कितना भी कहे हाँ ठीक है इंडस्ट्री स्टार्ट कर दो, कहाँ से स्टार्ट कर दें। इंडस्ट्री का मालिक इंडस्ट्री स्टार्ट कभी नहीं कर सकता, इंडस्ट्री के जो लेबर है वो इंडस्ट्री स्टार्ट करते हैं। लेबर इस टाइम घर पर है। अराउंड 7 लाख माइग्रेंट वर्कर फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री हैव रिटर्न बैक टू देयर होम। और जितनी भी लेबर है वो अपने घरों में वापस जा चुकी है। ठीक है ना, आइए सिग्निफिकेंस की इसकी बात कर लेते हैं, इसका क्या सिग्निफिकेंस रहेगा। द उत्तर प्रदेश टेम्पररी एग्जेम्पशन फ्रॉम सर्टेन लेबर लॉ ऑर्डिनेंस, मतलब कहीं ना कहीं क्या है कि टेम्परेरी एक्सेप्शन कर दिया कि उन लॉज को नहीं माना जाएगा 2020 में। ठीक है ना, जो बोल रहे हैं सस्पेंड लेबर लॉ, उनके तहत क्या है, विल अलाउ इंडस्ट्री टू फ्रीली एम्प्लॉय, मतलब एक तरीके से पूरा इंडस्ट्रीज़ को बेनिफिट रहेगा। क्योंकि अब मेन चीज़ क्या है, इंडस्ट्रीज़ को बेनिफिट रहेगा तो कहीं ना कहीं जो वहाँ लेबर वर्क करेगी उसको बेनिफिट रहेगा। देखिए, विल अलाउ द इंडस्ट्री टू फ्रीली एम्प्लॉय अ लार्ज नंबर ऑफ माइग्रेंट वर्कर। मतलब पहले क्या रहता था कि अगर आपकी इतनी बड़ी इंडस्ट्री तो आप इतने लोगों को काम दे सकते हैं, इस तरीके के लॉ थे। बट अब क्या, आप फ्रीली आप हर किसी को, जिसको भी अगर आप चाहें तो आप उसको एज ए वर्किंग के तौर पर उसको रख सकते हैं। ठीक है, ऑल्सो द ऑर्डिनेंस विल हेल्प टू ब्रिंग बैक इकोनॉमी ऑन द ट्रैक। अब कहने की बात क्या, अब क्या होगा, इकोनॉमी की बात करें तो जो माइग्रेंट है इनको वर्क मिलेगा तो इंडस्ट्री स्टेबल होगी, इंडस्ट्री स्टेबल होगी तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक भी वापस अपने लाइन पर आ जाएगी। द ऑर्डिनेंस अप्लाई टू न्यू फैक्ट्रीज एंड एग्जिस्टिंग बिजनेस एज वेल। अब जो भी एग्जिस्टिंग बिजनेस है और जो भी न्यू फैक्ट्रीज खुलेंगे उनके लिए भी ये ऑर्डिनेंस माना जाएगा। ठीक है, इस सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल इज रिक्वायर्ड, इसके लिए क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए। देखते हैं, लेबर इज अ कंकरेंट सब्जेक्ट। सच बात है, लेबर एक सबसे ज़रूरी, आज आप दुनिया में जो भी कहीं भी सुंदरता, जो भी देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग, अरे वो देश तो बहुत सुंदर है, उन सब के पीछे जो हार्ड वर्कर हैं कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ लेबर क्लास है ना। ये इतनी मेहनत करते हैं, आप भी आज जिस घर में बैठे हैं, आज भी मैं भी जिस टेबल चेयर पर बैठा हूँ, ये भी किसी लेबर ने बनाया। तो लेबर एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी एक सब्जेक्ट रहा है। देयरफॉर बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट शैल फ्रेम देयर ऑन लॉ, है ना। सबको मतलब इसीलिए क्या होता है कि सेंटर को और स्टेट को एक अपना अलग लॉ बनाना पड़ता है इन सब के लिए। हाउएवर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड, इसीलिए जो आपका अप्रूवल है सारे लॉ पास करने के लिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अप्रूवल। ठीक है, यूपी गवर्नमेंट हैज़ देयरफॉर सेंट ऑर्डिनेंस फॉर द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जो भी जो क्या कहते हैं ऑर्डिनेंस पास किया है लेबर लॉ को लेकर तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट में भेज दिया गया, इस तरीके से आपको ये पास करना और हम ये चाहते हैं इस तरीके से। ठीक है, एक्सक्लूजन की बात कर लें, इसमें ऑर्डिनेंस डज नॉट इंक्लूड बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट। कोई इसमें ये जो बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्किंग एक्ट इसमें इंक्लूड नहीं होगा। बॉन्डेड लेबर एक्ट नहीं होगा, बंधुआ लेबर नहीं होती है। जैसे मान लीजिए कि क्या हुआ कि उन्हें इतना सारा काम दे दिया, ठीक है, उन्हें एक साथ पैसा दे दिया, ठीक है, जैसे मान लीजिए उन्होंने कभी आपसे कोई हेल्प ली होगी और फिर हम क्या करते हैं कि उनको अपने यहाँ रख लेते हैं परमानेंटली, तो इस तरीके से कोई इसमें इंक्लूड नहीं होगा। वर्कमैन
कंपनसेशन एक्ट ये भी इसमें इंक्लूड नहीं होगा, एंड सेक्शन 5 ऑफ द पेमेंट बैंक एक्ट ये भी इसमें इंक्लूड नहीं होगा। ये एक्सक्लूजन है जो इसमें इंक्लूड नहीं है इस लॉ में, ठीक है, इस ऑर्डिनेंस में। अब इसमें इंक्लूजन क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं देख लेते हैं। द ऑर्डिनेंस विल सस्पेंड लॉ दैट रिलेटेड टू ऑक्यूपेशनल सेफ्टी। अब बसाने जो भी चीज़ें लॉज पास हुए हैं सबसे कहीं ना कहीं ये याद रखा गया लॉज को कि वो आप जो लेबर है उसके सेफ्टी पे ज़्यादा ध्यान रखें। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, है ना, कि कॉन्ट्रैक्ट जैसे नहीं देखा होगा आपने कि हाँ आपका ये काम है और इसको आपको 10 दिन में करना और पैसे आप एक साथ ले लीजिए। 10 दिन में नहीं, ये आपको काम है इतना करना, मैं आपको इतने पैसे दूंगा, आप चाहे ये 10 दिन में करें चाहे 10 साल में, ठीक है ना। ट्रेड यूनियन रिलेटेड लॉ एंड लॉ रिलेटेड टू माइग्रेंट लेबर, तो ये सारी चीज़ें हैं जो इसमें इंक्लूड रहेंगी ऑर्डिनेंस में, ठीक है ना। नए नए रूल कुछ है ना, कुछ तरीके से ऐसे रूल बनाए कि लेबर क्लास को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो, ठीक है ना। करंट सिनेरियो इन अदर स्टेट की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ exempted the manufacturing unit from फैक्ट्री एक्ट 1948। अब देखा जाए तो अदर गवर्नमेंट भी एक्शन में आ रही है ना। मध्य प्रदेश एक्शन में आया, आने वाले टाइम में और भी जो गवर्नमेंट है वो एक्शन में आएंगे, कहीं ना कहीं लेबर क्लास को बहुत बेनिफिट देंगे, जिससे क्या हो कि इंडस्ट्रीज़ को बेनिफिट मिले, इंडस्ट्रीज़ को बेनिफिट मिलेंगे तो जो इकोनॉमी है वो वापस से ट्रैक पर आ जाएगी, ठीक है ना। फिफ्थ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इंडियन साइंटिस्ट डेवलप अ एनर्जी इफिशिएंट फोटो डिटेक्टर। अरे सर ये है क्या, बिल्कुल बताऊंगा। सिक्योरिटी एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, फोटो डिटेक्टर है, नाम से थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा। आइए इसको कवर करते हैं। द साइंटिस्ट फ्रॉम द जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च JNCASR हैज़ फैब्रिकेटेड एनर्जी इफिशिएंट फोटो डिटेक्टर फॉर सिक्योरिटी एप्लीकेशन। इसका यूज़ क्या होगा, ध्यान से ध्यान देना प्लीज़ नोटेड। ऑटोनोमस The Autonomous Institute had fabricated energy efficient, economical, and a wafer scale photo detector. The photo detector was designed to using a gold silicon interference of security application. This will help to detect weak scattered light, ठीक है। अब इस तरीके से इन चीज़ों को यूज़ करके इसको बनाया गया, ठीक है। चैलेंजेस क्या है इसके साथ, कहीं ना कहीं महंगा होगा। चलिए देखते हैं क्या है। टुडे फोटो डिटेक्टर are used in wide range of applications. They are employed in wide range of application from the control of automatic lighting in supermarket, detect radiation from outer galaxy, बहुत बढ़िया। the only issue is the cost of fabrication, मतलब सिर्फ इसका इशू क्या है कि जो उसमें जो भी मटेरियल जो चीज़ यूज़ हो रही है उसका बहुत ज़्यादा हाई लेवल का है, ठीक है ना। दिस मेक अनअफोर्डेबल फॉर अ डे टू डे एप्लीकेशन, और इसीलिए क्या है कि इसकी कॉस्ट को ध्यान रखते हुए भी बहुत ज़्यादा अनअफोर्डेबल है, इसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा और नॉर्मल अफोर्ड नहीं कर सकते। द न्यूली इन्वेंटेड फोटो डिटेक्टर हेल्प टू एड्रेस दिस इशू, ठीक है। अबाउट इन्वेंशन, अब सर इसमें हुआ क्या है, बिल्कुल बताते। द साइंटिस्ट इन द न्यू इन्वेंशन हैज़ फैब्रिकेटेड गोल्ड सिलिकॉन इंटरफेस दैट शो हाई सेंसिटिविटी टुवर्ड द लाइट, ठीक है ना। इसमें क्या नई चीज़ यूज़ की गई है, गोल्ड सिलिकॉन फैब्रिकेटेड, ठीक है, फैब्रिकेटेड गोल्ड सिलिकॉन को इसमें यूज़ किया गया है, ठीक है, जो लाइट के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, ठीक है। द इंटरफेरेंस वॉज ब्रॉड बिटवीन द एलिमेंट एंड विद द हेल्प ऑफ ग्लैवेनिक डिपोजिशन, ठीक है, galvanic deposition. Water used solution, water based solution were used to deposit the iron, जो भी वाटर बेस्ड सॉल्यूशन इसमें यूज़ किया है आयन को डिपॉजिट करने के लिए। दिस हैज मेड द डिटेक्टर अफोर्डेबल एंड ऑल्सो मोर इफिशिएंट, और इसीलिए डिटेक्टर जो अब पहला अगर डिटेक्टर की बात करें, जो लोग चैलेंज इसमें क्या थे कि लोग नॉर्मल इसे फोटो डिटेक्टर को यूज़ नहीं कर पाते, यहाँ जो बात की गई है। अब जो न्यू इन्वेंशन हुआ है तो क्या होगा कि जो कॉस्ट का जो इफेक्ट पड़ रहा था उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आगे देखते हैं किस तरीके से, क्योंकि वाटर बेस्ड सॉल्यूशन यूज़ किया गया आयन को डिपॉजिट करने के लिए। दिस मेड द डिटेक्टर अफोर्डेबल, और यही क्या है, डिटेक्टर को अफोर्डेबल बनाता है और मोर इफिशिएंट बनाता है। बेनिफिट की बात कर लेते हैं। द डिटेक्टर हैज़ अ रैपिड रिस्पॉन्स टाइम ऑफ 40 माइक्रोसेकेंड, मतलब 40 माइक्रोसेकेंड में ही ये रिस्पॉन्स कर देता है। इट कवर ब्रॉड रेंज बिटवीन UV एंड IR, अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रारेड। As the device work in self-powered mode, no external power source is required. This make device highly energy efficient. अब इसीलिए इस डिवाइस को हाईली एनर्जी इफिशिएंट क्यों रहती है, क्योंकि बाहरी से कोई इसे ज़रूरत नहीं किसी पावर की, सेल्फ पावर से चलती, नो एक्सटर्नल, ठीक है ना, नो एक्सटर्नल पावर सोर्स इज रिक्वायर्ड। ये एक नई चीज़ है, ठीक है, इस वजह से क्या है, एनर्जी इफिशिएंट है, और इसलिए अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम में इसको यूज़ भी किया जाएगा।
8 मई से लेकर 9 मई के बीच में क्या है, टाइम ऑफ रिमेम्बरेंस एंड रिकंसोलिडेशन फॉर दोज हु लॉस्ट देयर लाइफ ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। कहने की बात क्या है, टाइम ऑफ रिमेम्बरेंस इज सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेट नहीं कहेंगे, टाइम ऑफ रिमेम्बरेंस मतलब इस दिन उनको याद किया जाता है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम उन्होंने अपनी ज़िंदगी खो दी। एवरी ईयर ड्यूरिंग 8 से 9 मई द यूनाइटेड नेशन मार्क द टाइम ऑफ रिमेम्बरेंस एंड reconciliation for those who lost their life during Second World War. This is being marked as a historic event paved away फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन, है ना। उसके बाद आपको पता होना चाहिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई। ऑल्सो द डे पे ट्रिब्यूट टू ऑल विक्टिम ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और इस दिन क्या होता है कि लोग अपना शोक जताते हैं, ठीक है ना, जितने भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम लोग एक्सपायर हुए हैं, जो शिकार हुए उस दहशतगर्दी का, कितना सारा पूरा सेकेंड वर्ल्ड वॉर था। उसके बाद क्या हुआ कि लोग इस चीज़ को 8 मई से लेकर 9 मई के बीच में याद करते हैं, उनको एक तरीके से एक ट्रिब्यूट देते हैं, ठीक है। प्लीज़ नोटेड द डे वॉज डिक्लेयर इन 2004 में ये डे डिक्लेयर हुआ कि हम 8 से 9 मई के बीच में शोक सभा मनाएंगे, ठीक है, कॉमेमोरेट बाय द यूनाइटेड नेशन सिंस देन, ठीक है ना। उसके बाद अभी तक ये सारे सेलिब्रेट किया जा रहा है। हाउएवर द यूएन अर्ग द NGOs इट्स मेंबर कंट्री टू अदर ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन द कमेमोरेशन ऑफ द डे थ्रू द रेजोल्यूशन दैट वाज पास्ड इन 2010 में उन्होंने एक रेजोल्यूशन और एक तरीके से रूल, थोड़ा सा रूल नहीं बोलेंगे, एक याचिका बोलेंगे कि एक समझ एक रिक्वेस्ट की कि जितने भी वहाँ के लोकल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं एंड जो भी NGOs हैं वो भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, ठीक है। VENVJ डे क्या है ये देखते हैं। VE डे इज कॉल्ड द विक्ट्री इन यूरोप डे। द डे इज वाइडली मार्क्ड इन यूरोप ऑन 8 मई, ठीक है। द दिस ईयर ऑफ 75th एनिवर्सरी इज बिगिन। अब इस साल कितनी यानी कौन सी एनिवर्सरी थी, 75th एनिवर्सरी, ठीक है। ये देखिए ये पूरा एक स्कल्पचर्स ढांचा बनाया गया जो इस दिन को याद करते हुए का पूरा कैसे विक्टिम हुए, कितने लोग जिंदा बचे थे, कहाँ गए, क्या हुआ, तो उनको ट्रिब्यूट देने के लिए, ठीक है ना। कमेमोरेटेड एंड हॉस्टिलिटीज इन यूरोप। द डे सिग्निफाइज द एंड कॉम्बैट ऑपरेशन इन जर्मनी, ग्रीस, स्कैंडिनेविया, वेल्कन स्टेट एंड द इटली, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा, सर VJ क्या है। द डेट हाउएवर इज नॉट ऑफिशियल एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ऑफिशियल एंड नहीं हुआ। दिस इज बिकॉज जापान डिड नॉट सरेंडर टिल 15 अगस्त 1945 और जापान ने 15 अगस्त 1945 तक सरेंडर नहीं किया था, ठीक है। द डे जापान सरेंडर इज मार्क्ड एज अ विक्ट्री इन द पैसिफिक डे। द डे इज ऑल्सो कॉल्ड द विक्ट्री ओवर द जापान। तो इस डे को क्या बोलते हैं, VJ डे, विक्ट्री ओवर जापान, एंड VE डे विक्ट्री इन यूरोप डे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। What is resistant front? Why it is in news frequently? क्या है ये रेजिस्टेंट फ्रंट, क्या है और ये न्यूज़ में क्यों है? कुछ नहीं है, आइए देखते हैं। द रेजिस्टेंट फ्रंट इज़ अ न्यू नेम ऑफ टेरर ग्रुप। अब जो बचे हुए थे वो सारे आपस में मिल गए हैं, ठीक है ना। स्टडीज़ आपको पता चलेगा। द रेजिस्टेंट फ्रंट इज द न्यू नेम ऑफ द टेरर ग्रुप इन कश्मीर। द ग्रुप इज मेड एग्जिस्टेंट टेरर ग्रुप सच एज जैश ए मोहम्मद, देख रहे हैं ना, जो बचे हुए जैसे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, तहत लश्कर ए तैयबा एंड अल बदर, जितने भी बचे हुए थे ना वो सारे एक साथ मिलके आ गए। द रेजिस्टेंट फ्रंट हैज़ क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द अटैक, जो भी हुआ कपवारा डिस्ट्रिक्ट में अटैक हुआ लाइन ऑफ कंट्रोल पर LOC पर 5 अप्रैल 2020 में, उसको उन्होंने ये कर लिया, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि हाँ हम ही ने किया था। वेयर 5 आर्मी पर्सनल वर्क किल्ड। आपको पता होगा कि अभी थोड़े दिन पहले और भी कुछ हमले हुए कश्मीर में, तो उनके पीछे आपका रेजिस्टेंट फ्रंट का बहुत बड़ा हाथ है। अब मारे तो ज़्यादातर सारे गए हैं, बट जो कुछ रह गए हैं वो सारे मिलके एक ग्रुप बना लिया इन्होंने, ठीक है। आइए देखते हैं। प्लीज़ नोटेड अकॉर्डिंग टू द इंडियन आर्मी द रेजिस्टेंट फ्रंट इज़ लाइक द ओल्ड वाइन न्यू बोतल। सच बात है, मतलब नई बोतल में पुरानी शराब। इसका मतलब क्या है, नाम नया है बस, ये लोग हैं पुराने। मैंने आपको बताया ना, ये सारे जो बचे कुचे हैं ना थोड़े बहुत, वो आपस में मिलकर साथ आ गए। द न्यू टेरर ग्रुप इज बीइंग सपोर्टेड बाय पाकिस्तान। दिस इज बीइंग डन टू गेट अ डेनिबिलिटी ऑफ एक्शन अंडर द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। पाकिस्तान हैज़ बीन अंडर कॉन्स्टेंट प्रेशर। FATF मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, कि कितना इनको फाइनेंशियल सपोर्ट कर रही है, कौन कर रहा है, उन सब पे नज़र रखती है और पाकिस्तान को अंडर प्रेशर में रखा है इस फोर्स ने जो इंडिया की है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने इसने क्या किया कि उनको बताया कि भाई जो आप फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं ना टेररिज्म को, तो प्लीज़ ना करें,
देखिए FAT टू कट इट्स सपोर्ट टू टेरर ऑर्गेनाइजेशन। तो कहने की बात कि उनको प्रेशर बना रहे हैं पाकिस्तान पे कि जो आप पैसा जितना भी टेरर ग्रुप को दे रहे हैं वो ना दें, ठीक है। हाउ इज TRF ऑपरेटिंग, ये TRF ऑपरेट कैसे करता, किस तरीके से काम करता था। TRF हैज़ एन एक्टिव ऑनलाइन प्रेजेंस, और इन लोगों के ऑनलाइन बड़े तरीके से प्रेजेंस रहते हैं। इट इज़ नाउ रीब्रांडेड टेरर ग्रुप एज ए नॉन रिलीजियस रिवेलन, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, एक नॉन ब्रांडेड, अगर एक नाउ रीब्रांडेड, मतलब समझ गए, पुराने नाम कुछ और थे, उन्होंने नया ब्रांड दे दिया अपने इस टेररिज्म को, ठीक है। क्या है, TRF, ठीक है। इट यूज हकीनी एंड जैसे मोहम्मद इन अफगानिस्तान टू टारगेट इंडियन एम्बेसी एंड अदर कंसल्टेंट, मतलब इन सारे देशों में क्या किया उन्होंने, टारगेट करना शुरू किया इंडियन एम्बेसी को और वहाँ के जो अदर कंसल्टेंट हैं उनको। द TRF हैज़ क्लियर इम्प्रिंट ऑफ ISI, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक, इन इट्स ऑपरेशन, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि ये हुआ कब से, ठीक है ना। TRF has come up in Kashmir region after the Indian government has abrogated आर्टिकल 370। जब से 370 हटा है तब से ये लोग कश्मीर में आके मतलब बैठ गए हैं। और आने वाले टाइम में, अभी आपने पिछले कुछ 10-15 दिनों में न्यूज़ भी सुनी होंगी, बॉम्ब विस्फोट हुआ, एक बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही मतलब समझ गए कि एक जवान, तकरीबन 4 से 5 जवान भी शहीद हुए, ठीक है ना। तो इन सारी गतिविधियों को ये वहाँ पर मेंटेन कर रहे हैं जो TRF है, ठीक है ना। इट इज़ टू बी नोटेड दैट द TRF हैज़ ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फर्स्ट ग्रेनेड अटैक इन 2019, अक्टूबर 2019 में सबसे पहले ग्रेनेड अटैक किया था जब इन्होंने इस संस्था में आए थे। तब द रेजिस्टेंट फ्रंट में जब उनका पहली बार, चलो हाँ, रेजिस्टेंट फ्रंट की स्थापना होगी, उसके बाद इन्होंने शुरुआत कब से कर दी थी, अक्टूबर 2019 में, जैसे ही 370 आर्टिकल हटा। रिसेंटली मार्च 2020 द कश्मीर पुलिस अरेस्टेड 6 टेररिस्ट हु क्लेम देमसेल्फ टू बी पार्ट ऑफ TRF, और एक मतलब उनको गिरफ्तारी में भी लिया है कि जो बता रहे हैं कि हाँ हम TRF के एक बहुत ही ज़रूरी पार्ट हैं। 8 मई वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। सर ये थैलेसीमिया क्या होता है, बिल्कुल यही पढ़ने हम लोग बैठे हैं, आइए देखते हैं। एवरी ईयर वर्ल्ड थैलेसीमिया डे इज ऑब्जर्व ऑन 8 मई। इट एम टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द थैलेसीमिया एंड अवॉइड द डिसीज फ्रॉम ट्रांसमिटिंग टू अदर पीपल, मतलब लोगों के बीच में अवेयरनेस। देखिए डे सेलिब्रेट करने, बीमारियों का जो डे सेलिब्रेट करने का मेन एम क्या होता है, लोगों को अवेयर करने का, क्योंकि जब लोग अवेयर हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। साथ ही साथ कि जो बीमार हैं, एक मोटो मैंने सुना आजकल, आपने भी सुना होगा कि हमें बीमारी से लड़ना है, बीमारों से नहीं। तो अवेयरनेस फैलाने का यही मेन मकसद है कि हमें बीमारी से लड़ना है, बीमारों से नहीं। इट इज़ ऑल्सो ऑब्जर्व टू प्रोवाइड अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ टू पीपल सफरिंग फ्रॉम थैलेसीमिया, ठीक है। प्लीज नोट इट, द वर्ल्ड थैलेसीमिया डे इज ऑब्जर्व अंडर द थीम, क्या थी इस बार थीम इसकी, ड्राइंग ऑफ न्यू एरा फॉर थैलेसीमिया, टाइम फॉर अ ग्लोबल एफर्ट टू मेक अ नोबल थेरेपी एसेसिबल एंड अफोर्डेबल टू पेशेंट। कहने की बात का कि नई नई थ्योरीज आए, तो इस तरीके का ये थेरेपीज आए जिससे कि लोग उस थेरेपी को अफोर्ड कर सकें। इसमें होता क्या है बेसिकली कि आपको अगर से बिल्कुल ही बचना है तो कहीं ना कहीं बोन मैरो को ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा महंगा है और बहुत सारी इसकी थेरेपीज जो है वो भी बहुत ज़्यादा महंगी हैं, इसके बहुत ज़्यादा लॉस हैं। आइए देखते हैं, इसको कवर करते हैं। वर्ल्ड थैलेसीमिया डे इज़ बीइंग ऑब्जर्व सिंस 1994 से इसको मनाया जा रहा है। इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय द थैलेसीमिया इंटरनेशनल फेडरेशन। व्हाट इज थैलेसीमिया, आप लोगों को पता होगा, चलिए नहीं पता मैं आपको बता। नॉर्मल ब्लड इस तरीके से दिखता है, नॉर्मल ब्लड सेल ऐसी दिखती है, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, ठीक है ना, इस राउंड शेप में थोड़े से रहते हैं। अब थैलेसीमिया के केस में क्या होता है, आइए देखते हैं। आपको पिक साइड में दिख रही होगी, इसको भी ध्यान दीजिएगा, साथ ही साथ मैं आपको बताऊँ। थैलेसीमिया इज अ जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर दैट इज करेक्टराइज बाय एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन। ये मतलब जो आपके ब्लड को रेड रखता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है, जो भी हम सांस वगैरह लेते हैं तो क्या होता है कि लंग्स में हीमोग्लोबिन होता है, मतलब लंग्स की जो एल्विलाई है उन पे जो वेन्स होती हैं उनमें क्या होता है, ब्लड होता है, ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं उसको कैरी करता है। अब अगर किसी के शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो इसी के कारण क्या होता है, अब सबसे ज़रूरी चीज़ क्या देखो कि ये जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है, कि अगर इस इंसान को है तो इसके बच्चे में भी होगी, है ना, तो ये जेनेटिकली ट्रांसफर हो जाती है। करेक्टराइज बाय द एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन, हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन नहीं होता है इसमें, ठीक है, एबनॉर्मल होता है, ठीक है, जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से नहीं होता। देयर आर 2 मेजर टाइप ऑफ थैलेसीमिया, नेमली अल्फा एंड बीटा, ठीक है। अब थैलेसीमिया इन इंडिया, इसका रेशियो क्या है, इंडिया इज
In the thalassemia belt of the world, over 3.7% of the total thalassemia patients are in India. Of all the state, West Bengal is most affected state of thalassemia. अब अगर वेस्ट सारे स्टेट्स की बात कर ली जाए तो वेस्ट बंगाल जो है वो आपका एक बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा वहाँ थैलेसीमिया के केस हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एनसेफ की। सर ये एनसेफ क्या है? इसको पढ़ाने का मेरा मेन मकसद यही था कि थोड़ा सा ये अपने आप में डिफरेंट है, ठीक है। आइए देखते हैं एनसेफ मास्क क्या है। फर्स्ट, एंटी माइक्रोबियल एंड वॉशेबल फेस मास्क, ठीक है। द स्टार्टअप ऑफ IIT दिल्ली हैज़ फाउंड द एंटी माइक्रोबियल मास्क दैट कैन बी वॉश्ड एंड रीयूज फॉर 50 टाइम, मतलब समझ के 50 बार उसको धो सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। द नैनो सेफ सॉल्यूशन एट IIT दिल्ली हैज़ डेवलप द मास्क टू फाइट अगेंस्ट COVID-19, ठीक है। प्लीज नोट इट, एंड सेफ mask provide 99.2% bacterial filtration. This is first fabric based fabric face mask that is antimicrobial and washable. ये अपने आप में पहला है क्योंकि ये एक एंटीमाइक्रोबियल है, ठीक है ना, और साथ ही वॉशेबल है, ठीक है ना। द मास्क कंप्लीज ASTM स्टैंडर्ड। सर ये ASTM क्या है? आइए देखते हैं। इट वॉज फॉर्मली नोन एज अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल। मतलब ये सारी चीज़ें जितनी होती हैं उनको एक तरीके से टेस्ट करता है कि जो आपने बनाया है वो सारे रूल रेगुलेशन, जो सारे मतलब कि इसके नॉर्म्स हैं कि ये सारी, अगर आपका मास्क होना चाहिए तो ये सारे पॉइंट्स से इनसे गुजरना चाहिए, तो उन सारे पॉइंट्स को क्रॉस किया, मतलब पास किया टेस्ट इस मास्क ने, ठीक है। It is international standard organization that develop and publish a technical standard for material, service and product. मैंने बताया आपको, the headquarter of the organization is located in the Pennsylvania. It was founded in 1990. It was founded in 1898. About the mask, मास्क आपको दिख रहा होगा। खास बात क्या है इसके फैब्रिक में, आइए देखते हैं क्या है। मास्क प्रोवाइड अ वियरर 3 डिफरेंट मैकेनिज्म, नेमली मैकेनिकल फिल्टर, रिपल्सन ऑफ एरोसोल ड्रॉपलेट एंड एंटीमाइक्रोबियल डिकंटामिनेशन। मतलब 3 बेनिफिट देता है ये मास्क, जो भी मास्क पहनता है उसको 3 बेनिफिट देता है। मैकेनिकल फिल्ट्रेशन, नॉर्मल जो फिल्ट्रेशन है, रिपल्सन एरोसोल जो ड्रॉपलेट है मतलब एनवायरमेंट में उसको भी रिपेल करता है, ठीक है, एंड एंटीमाइक्रोबियल डिकंटामिनेशन। Mask consists of 3 layers, namely hydrophilic layer, provide a comfort to absorbing moisture and sweat. This is breathing of the wearer, मतलब जो बहुत सारे आपने मास्क ऐसे देखे होंगे कि उनको पहनने के बाद सांस लेने में बड़ी तकलीफ होती है, तो इसमें ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सेकंड लेयर एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी। अब सेकंड लेयर किस लिए? एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी से, कि मतलब आउटर अब जो कि कोई बैक्टीरिया वायरस आए तो उस लेयर में टच होते ही एक्सपायर हो जाए। The outermost layer has water and oil repellent behavior. The mask also is splash resistant, मतलब अगर आप इसमें पानी भी डालेंगे ना तुरंत नीचे बह जाएगा, ठीक है। व्हाट इज स्प्लैश रेजिस्टेंस? यही है कि जैसे आप पानी वगैरह डालेंगे, आपने कोई ऐसे क्लॉथ भी देखे होंगे, जैसे एक कंपनी है टर्न करके, वो अपने ऐसे कपड़े बनाती है, जीन्स और शर्ट, जैसे उस पर आपको पानी वगैरह डालेंगे ना बह जाएगा, उसमें गीली नहीं होगी। सॉस डाल देंगे ना वो भी बह जाएगी, है ना, कोल्ड ड्रिंक डाल देंगे ना वो भी बह जाएगी। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की गई। स्प्लैश रेजिस्टेंस इज द कैपेबिलिटी टू ऑफ द मास्क टू सर्वाइव इन द रेन एज वेल एज इन सिंपल वर्ड द मास्क एंड इट्स लेयर विल वर्क द सेम इन रेन एज वेल एज दे आर वाटर प्रूफ। अब चाहे बारिश हो चाहे ना हो, चाहे बारिश भी हो रही हो, तो जिस तरीके से मास्क का काम है वो काम अपना पूरी तरीके से करेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू स्माइल एंड ऑल्सो don't forget to like, comment and share. Thank you so much for watching this video. God bless you. Take care.